हाँ स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो लेट्स सी होता क्या है। देखो भाई, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम या एयर, दोनों में लगभग सेम ही होती है। ये होती है लगभग 3 × 10⁸ एग्जैक्टली तो 299 समथिंग, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ना के बराबर कम होती है, लेकिन आप इसको इतना बोल सकते हैं। और ये तो वैक्यूम का है। इन सम अदर मीडियम, अगर कोई अदर मीडियम हो तो उसमें स्पीड जो होती है वो v होती है और vc से कम होती है। तो उस मीडियम के लिए, फॉर दैट मीडियम, उस मीडियम के लिए एक चीज डिफाइंड होती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन या म्यू से दिखाते हैं। मैं जनरली एन से दिखाता हूँ, ठीक है। और ये होता है c/v। c/v का मतलब, जैसे मान लो कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड आधी होगी, तो v मान लो c/2 है, तो n2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर by which speed of light reduces। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो उसमें लाइट की स्पीड c/3 हो जाएगी। 4 है तो c/4 हो जाएगी। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 बड़ा मुश्किल है, पता नहीं किसी का होता भी है कि नहीं, आई डोंट नो। तो सिंपल सी बात है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो लाइट की स्पीड c/1.5 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक सेकंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कितने फैक्टर से लाइट की स्पीड रिड्यूस होगी, ठीक है। फटाफट छापो, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब ध्यान रखना कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। डेंसर मीडियम एक रिलेटिव टर्म है, तो अगर मैं बोलूं कि आगे वाला मीडियम डेंसर है, तो इसका मतलब कि उसमें n ज्यादा है, और n ज्यादा का मतलब क्या हुआ, स्पीड जो है लाइट की वो क्या है, कम है। ये रिलेटिव टर्म है। ऐसी रेयरर मीडियम, अगर कोई मीडियम रेयर है, तो रेयरर मीडियम अगर बोलूं आगे, रेयरर मीडियम मतलब खाली मीडियम है, तो इसका मतलब क्या है, उसका n कम है और स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आगे रेयरर मीडियम है तो लाइट उसमें तेज चलेगी। जैसे मान लो खाली सड़क है तो स्पीड बढ़ गई, वो बड़ी सड़क है डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम होगी, ठीक है। सिंपल सी बात। अब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने हैं, एक 4/3 और एक 3/2। तो n बराबर 4/3 ध्यान रखना किसका होता है, वाटर का, और n बराबर 3/2 याद रखना किसका होता है, ग्लास का, जनरली, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट चलते हैं। हालांकि ग्लास भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, कुछ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, लेकिन इन जनरल आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट छाप लो। अब देखो, तुम लोगों ने वेव से पढ़ा होगा कि कोई भी वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ वेव, मुझसे कुछ तेरी नजर, वो होती है एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। अब ध्यान रखना, और मैंने ये बताया था कि एफ रिमेन्स सेम एंड डिपेंड्स ऑन सोर्स। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो कि लाइट एयर से आई और वाटर में चली गई, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता डिफरेंस, जैसे कि मान लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी वेवलेंथ पर सेकंड गिर रही है। तो मान लो कि यहाँ पर 100 वेवलेंथ पर सेकंड गिर रही है, तो 100 ही आगे जाएंगे, ठीक है।
तो जो आती है वही रिफ्रैक्ट होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सेम रहती है। तो मान लो कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो दोनों केस में वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो मान लो कि मान लो कि एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है N1 N2, मान लो इसमें स्पीड v1 इसमें स्पीड v2 है, ठीक है। तो मान लो लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम गई तो f क्या रहता है, सेम रहता है। अब v बराबर एफ लैम्डा होता है या c बराबर एफ लैम्डा लिख दो, लेकिन मैं जनरली c को वैक्यूम के लिए लाइट या एयर के लिए यूज करता हूँ। v इन जनरल स्पीड है जो किसी मीडियम में होती है, जो मैं यूज करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। आप एक में c मान लो, एक में c डैश मान लो, आपकी इच्छा। मैं c मानता हूँ वैक्यूम के लिए 3 × 10⁻⁸, वो भी मानता हूँ किसी और मीडियम के लिए। अब f कितना होगा, v बाय लैम्डा। तो इसमें f सेम है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, v1 बाय लैम्डा 1, इसमें क्या होगा, v2 बाय लैम्डा 2, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब v खुद क्या होता है, v होता है c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया c बाय n1 लैम्डा 1, ये हो गया c बाय n2 लैम्डा 2। भाई v होता है c बाय n, वो फैक्टर से लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब c कट गया तो यहाँ से क्या हो गया, n1 लैम्डा 1 जो है वो n2 लैम्डा 2 के बराबर हो गया, ठीक है, सही है। तो n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 के बराबर है। तो ये भी एक इक्वेशन है कि n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अच्छा भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिख लीजिए, पॉज लिखिए, चलते हैं। अब सुनो, मान लो यहाँ एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। पूछो क्यों, क्योंकि एयर में तो लाइट की स्पीड सी होती है ना भाई, किसी माध्यम में मीडियम में लाइट की स्पीड होती है सी बाय एन, तो उसमें तो सी होती है n1। मान लो ये कोई n है। अब मुझे पता है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। मान लो यहाँ लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ लैम्डा 2 है। तो मान लो लैम्डा 1 को मैं लैम्डा बोल देता हूँ एयर में, और लैम्डा 2 जो भी। तो n1 1 लैम्डा 1 लैम्डा, n2 n लैम्डा 2 लैम्डा 2, लैम्डा 2 क्या हो गया, लैम्डा बाय n। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मीडियम में लाइट आती तो इसकी स्पीड सी बाय एन हो जाती, तो लैम्डा भी लैम्डा बाय एन हो जाएगा। समझ रहे बात? तो इसका मतलब कि द वे, मैं राइट वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि द वे स्पीड ऑफ लाइट is divided by refractive index, है ना, wavelength is also divided by refractive index, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि v बराबर एफ लैम्डा होता है, तो f तो सेम ही रहेगा। तो f सेम रहने के लिए v और लैम्डा प्रोपोर्शनल होगा। तो आप समझना, अगर लाइट n के फैक्टर से डिवाइड हो जाती है स्पीड, अगर स्पीड n के फैक्टर से डिवाइड होती है तो लैम्डा भी n के फैक्टर से डिवाइड होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि लाइट एक मीडियम में घुसी, उसकी स्पीड आधी होगी, तो लैम्डा भी आधा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो दोनों में सेम फैक्टर लगता है, जो स्पीड में लगता है वही वेवलेंथ में लगता है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। आप इसको लिखो, मैं मिटाता हूं। ठीक है, मैं एक मिनट देख लूँ वीडियो कितनी देर की हो गई है। 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि वेवलेंथ और उस पे सेमी फैक्टर लगता है। अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली चीज तो रिफ्रैक्शन होती है, तो बताई नहीं मैंने। रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, रिफ्रैक्शन इज मीडियम चेंज। मीडियम चेंज होता है एयर से वाटर, वाटर से मीडियम, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ ये कहता है कि मान लो ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये कोई मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। लाइट यहाँ से आई,
लाइट जब इस पे जाएगी तो एंगल बदल जाता है। तो मान लो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये नॉर्मल है। नॉर्मल यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ फर्क नहीं पड़ता। वो ये बोलता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। इसमें नॉर्मल ही है, इसमें नॉर्मल ही है। ठीक है, तो उसकी दो स्टेटमेंट होती है। एक तो ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों पे सेम प्लेन है। मतलब जैसे अगर नॉर्मल इस प्लेन में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्लेन से बाहर निकला है। ये अगर इस प्लेन में तो इसी प्लेन में जाएगा, ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता बाहर निकला। तीनों अलग प्लेन में नहीं हो सकते। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये होती है कि ये जो काम की चीज है कि n1 sin θ1 n2 sin θ2 के बराबर होता है। ठीक है ना, n1 sin θ1 जो होता है वो n2 sin θ2 के कतई बराबर होता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ तो मैं अभी नहीं दे सकता आपको, वेव ऑप्टिक्स में इसका प्रूफ आता है अगले चैप्टर में। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बहुत सिंपल शब्दों में कह सकता हूँ कि n sin थीटा कांस्टेंट है। मतलब जो इसमें n sin थीटा होगा वो इसमें n sin थीटा होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करो, लिखो। अब n sin थीटा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर n लेस थीटा एंड वाइस वर्सा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना थीटा कम होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर n बढ़ेगा तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा तो थीटा कम होगा, और n घटेगा तो साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल when going to rarer medium, नहीं, denser medium and away from normal when going to rarer medium। तुम बोलो इसका मतलब क्या है, मैं कहूँगा समझाता हूँ। जब आगे डेंस मीडियम होगा, ठीक है, तो n बढ़ जाएगा तो थीटा कम हो जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। आगे रेयर मीडियम होगा तो n कम हो जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, वो नॉर्मल से चली जाएगी। तुम कहोगे नहीं सर मैं कुछ नहीं समझाया, है ना। मैं कहूँगा देखो मैं समझाता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो लिख लो, जो मैं बोलूँ लिख लो, इसका मतलब पॉज करो, खटाक से लिख लो। अब मैं आपको दो केस दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ऐसे ही मान लो ये डेंस है, रेयर है। अब लाइट क्या हुई, रेयर से आई, एन साइन थीटा कांस्टेंट है, तो आगे क्या है, एन बढ़ गया तो थीटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एन बढ़ा थीटा कम हुआ। अब फिर देखो, मान लो लाइट आई, अब आगे रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में क्या होता है बच्चों, रेयर मीडियम कैसा होता है कि एन कम हो गया तो एन साइन थीटा कांस्टेंट है, तो एन कम हुआ तो थीटा बढ़ जाएगा, तो ये थीटा बढ़ गया, तो ये रे इधर भग गई। तो रे इधर भगने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एन कम हो गया, थीटा बढ़ गया। सिंपल सी बात है। जब डेंसर मीडियम होता है तो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, क्यों, क्योंकि एन बढ़ गया, थीटा कम करना है। और जब रेयर मीडियम होता है तो अवे चले जाती है, क्यों, क्योंकि एन कम हो गया, थीटा बढ़ना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और सपोज कि मान लो ये एंगल आई है, वो ये एंगल मान लो आर है। अब सोचना कि रे एक्चुअली इधर जा रही थी, ठीक है, रे इधर जा रही है, तो ये एंगल कितना आई है, ठीक है, ये लाइन को बढ़ा दिया तो ये वही नॉर्मल ऊपर वाला। ठीक, अब ये आई है, ये आ रहा है, तो ये रे एक्चुअली इतना मुड़ गई, इसको बोलते हैं डिविएशन। क्या बोलते हैं, डिविएशन, कितना डिविएट कर गई। ठीक है, तो ये रे इधर जा रही थी, इधर आ गई, तो इसका डिविएशन कितना हो गया, ये डिविएशन है इसका।
अब ये आई है यार है, तो डिविएशन बेसिकली कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों, ये आई है, ये आर है। अब बेसिकली क्या हुआ कि रे इधर जा रही थी, ठीक है, अब रे इधर जा रही थी, रे उधर मुड़ गई, तो रे बेसिकली इतनी डिविएट होगी, समझ। रे इधर जा रही थी तो देखो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई है, ठीक है, तो ये एंगल आई, इस चीज सेम है, ये एंगल आई है, तो रे इधर मुड़ गई। अब ये आर है, ये आई है, आर में से आई गया, तो डिविएशन कितनी होगी आपके पास, आर माइनस आई। आप सोचो ये एंगल आर है, इसमें से आई कम कर दो। तो कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि डिविएशन आई माइनस आर होता है। अब आई माइनस आर का मतलब जो बड़ा उसमें छोटा घटा दो। जैसे इस केस में आपके पास डिविएशन जो आई माइनस आर है, इसमें आर माइनस आई है, तो जो भी हो, अगर आई माइनस आर पॉजिटिव है ठीक है, अगर आर माइनस आई पॉजिटिव, आर माइनस आई कर दो, मतलब इसका मॉडुलस लेना है। जैसे मान लो आई 60 है, ये 30 है, 60 माइनस 30। अब ऐसे देखो उल्टा, मान लो ये 30 है, ये 60 है, तो आई माइनस आर होगा 30 माइनस 60, उसको माइनस 30 आएगा, उसको प्लस 30 कर दो, मतलब आर माइनस आई कर दो, फर्क नहीं पड़ता, बड़े में छोटा घटा दो, ये डिविएशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिविएशन देख लिया क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग दो तीन छोटे छोटे सवाल करते हैं, ठीक है, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ पे एक आध सवाल करते हैं, अब इसको फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि सपोज ये एयर है, ये एन बराबर मान लो √2 है, रे 45 डिग्री पे आ रही है। आपसे पूछा है कि डेविएशन कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ये आगे डेंसर मीडियम में रे टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। ठीक है, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 कितना, एयर है 1, sin थीटा 1 क्या होगा, sin 45। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट एयर ही होती है, नहीं भी दे रखा हो तो मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट एयर ही, अगर कुछ लफड़ा ना हो तो। n2 क्या, √2 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, अब साइन थीटा 2 कितना हो गया आपके पास, 1/√2 और 1/√2 साइन 45 होता है, √2 और नीचे आएगा 1/2 हो गया। थीटा 2 कितना हो गया आपके पास, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब डिविएशन का मैंने तो बोल रखा साफ साफ भाई, बड़े में छोटा घटा दो, तो ये 45 है, ये 30 है, डिविएशन हो जाएगी आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, और ये देख लो, जैसे कि ये यहाँ जा रही थी, यहाँ हो गई, तो डिविएशन ये होगी आपके पास, तो ये कितनी होगी, 45 माइनस 30 कितना हो गया, 15 डिग्री। अब ये और देखना है कि ये किधर डिविएट की थी, क्लॉकवाइज है, डिविएशन 15 डिग्री क्लॉकवाइज होगी। बिल्कुल ही जरा सा क्वेश्चन है, फालतू सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं भाई आगे। अब आगे चलते हैं और दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, दो नहीं तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। मिटा दूं बच्चों, मिटा रहा हूं। चलो, अगला क्वेश्चन है कि ये एक स्फीयर है और मान लो ये एक लाइन है, सेंटर जो भी है सेंटर से पास कर रही डायमीटर लाइन, और मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। मान लो एक लाइट 60 डिग्री पे, फाइंड टोटल डिविएशन कितना होगा देखना। ठीक है भाई, अब लाइट अगर 60 पर आई तो किसी एंगल पर चली गई, कितने पर गई देख लेते हैं भाई साहब। तो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 एयर है, sin थीटा 1 sin 60 हो जाएगा, एयर sin 60। n2 कितना, √3 sin थीटा 2। थीटा 2 इसके अंदर का एंगल होगा, ये होता है √3/2 इज इक्वल टू √3 sin थीटा 2। √3 कट गया, sin थीटा 2 हाफ हो गया, थीटा 2 कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गई, 60 पर आई 30 पर गई, वैसे भी टुवर्ड्स नॉर्मल जाना चाहिए तो एंगल कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है 1 से, ये डेंसर मीडियम है तो एंगल कम हो गया। अब इसको दोबारा करो, सेंटर जोड़ दो,
सेंटर जुड़ने से क्या होता है, नॉर्मल बन जाता है, क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल होता है। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब ये रे आई, अब ये रे जा रही तो इधर रही थी, लेकिन इधर भग जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मान लो ये एंगल आपके पास हो गया, कोई भी एंगल है, मुझे ये एंगल फिर निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने किया फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए मैं यहां लिख देता हूं n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, n1 हो गया √3 sin थीटा 1, इसमें एंगल कितना है 30। ठीक है, n2 फिर हवा में चलेगी, एयर 1 sin थीटा 2, साइन 30 1/2 होता है, तो साइन थीटा 2 आ गया √3/2। साइन थीटा √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा 2 कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, वैसे कॉमन सेंस की बात है यार, देखो इसमें 60 इसमें 30, तो इसमें 30 इसमें 60 होना ही, सोचने की बात। तो ये तो हो गया एंगलों का ज्ञान। अब बात है इसकी डिविएशन कितनी, तो देखो देखो ये रे इधर जा रही थी, ये इसकी पहली डिविएशन है, तो इसकी जो पहली डिविएशन है वो ये होगी। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये रे जो है ये इधर जा रही थी, और ये इसकी दूसरी डिविएशन। समझो, रे इधर जा रही थी पहली डिविएशन, रे इधर जा रही थी दूसरी डिविएशन। सोचने की बात है कि ये भी डिविएशन क्लॉकवाइज है और ये भी डिविएशन क्लॉकवाइज है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज मुड़ी, दूसरी बार फिर क्लॉकवाइज मुड़ गई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अभी कैलकुलेशन फटाफट लिख लो, ताकि मेरे को जगह मिल जाए, मैं आगे कैलकुलेशन आगे लिख सकूँ। तो ये पॉज करो, लिख लो। लिख लिया, जल्दी पॉज करके लिख लो। अब सुनना मेरी बात, अब जो टोटल डिविएशन होगी वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगी। डेल्टा 1 जो है ये भी क्लॉकवाइज है, डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, सीधे जुड़ना ही। डेल्टा 1 सोचना नहीं, बड़े में छोटा घटाता हूँ, बार बार नहीं दिखा रहा आपको, वैसे भी देख लो यार, ये पूरा एंगल 60 है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके पैरेलल इसके पैरेलल, 60 में से 30 गए, तो डेल्टा 1 होगा 60 माइनस 30। डेल्टा 2 भी बड़े में छोटा घटाना, जैसे ये 30 है तो ये 60 माइनस 30 होगी, ये भी 60 माइनस 30, टोटल 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 क्लॉकवाइज, तो टोटल डिविएशन 60 क्लॉकवाइज होगी। तो ये रे जो है ना, इससे ये 60 क्लॉकवाइज नीचे, ये एक्चुअली इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो 60 क्लॉकवाइज नीचे की तरफ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम लोग दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, वैसे लेक्चर थोड़ा लंबा जा चुका है, लेकिन ठीक है, मैं एक आध के लिए मैं लेक्चर खत्म नहीं कर रहा, तो लेट्स सी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ, मान लो क्वेश्चन ऐसा, ये n बराबर 1 है, √3 है, 3/2 रूट। ठीक, मान लो रे जो है 45 डिग्री पे आई, रे फिर इधर गई, फिर भगवान जाने क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, वॉट एवर गई, और यहाँ से निकल गई। मान लो मेरे से पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो। ठीक है, ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं आता हूँ। अब सुनो, मैं करता हूँ। मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये भी थीटा 2 होगा। मान लो ये थीटा 3 है, तो ये भी थीटा 3 होगा। मान लो ये थीटा 4 है, तो ये भी थीटा 4 होगा। मान लो ये थीटा 5 है। ठीक, लोग क्या करते हैं, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2, तो इसको n1 मान लेते हैं, 2 3 4 5, थीटा 2 निकालते हैं, n2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू n3 sin थीटा 3, n3 sin थीटा, अरे इतना क्यों करते हो,
सिंपल सी बात है, समझ। इस वाली रिफ्रैक्शन पे इधर n1 sin थीटा 1 है, इधर n2 sin थीटा 2, इधर हो जाएगा n2 sin थीटा 2, इधर हो जाएगा n3 sin थीटा 3, इस पे होगा n3 sin थीटा 3 इज इक्वल टू n4 sin थीटा 4, और यहाँ हो जाएगा n4 sin थीटा 4 इज इक्वल टू n5 sin थीटा 5। मेरी बात समझो। अच्छी बात क्या है, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दीज इंटरमीडिएट थिंग्स। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो पहला वाला सीधे आखिरी के बराबर, तो चिल मारो, सीधे सीधे लिख दो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n5 sin थीटा 5। अब n1 आपको पता है कितना एयर है, 1 sin 45 इज इक्वल टू n5 कितना है, √2 sin थीटा 5। मेरा 5 थोड़ा ठीक नहीं बनता, लेकिन चलो आई ट्राई। sin 45 1/√2, √2 डिवाइड हो जाएगा 1/√2, और √2 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin थीटा 5 कितना हो गया, 1/2। अब sin थीटा 5 1/2 होगा तो थीटा 5 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा 5 आपके पास 30 डिग्री हो गया, काम खत्म। क्यों चिंता कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक, तो सीधे इसको इसको कंपेयर कर लो, इट्स इजी। अब बच गया एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आप लिख लो खटाक से पॉज करके। चलो, अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्वेश्चन ऐसा है कि ये कोई खंबा सा है, ठीक है, और ये कोई स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूला 12 मीटर का। ऐसा कोई स्विमिंग पूल मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए 12 मीटर कर दिया मैंने। अब जो सूरज है वो 37 डिग्री पर है, बहुत दूर है, लाइट आ रही है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल ऑन पूल बेड। पूल के बेड पे लेंथ ऑफ पोल कितनी होगी। देखो होगा क्या, लाइट ऐसे जाएगी, यहां पर जाकर क्या होगा, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो आप समझना कि ये जो रे आ रही है यहां तक आ रही है, इसके आगे की रे जो होंगी वो इसके आगे पड़ेंगी, इसके पीछे कोई रे नहीं है, तो ये आपके पास शेडो है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये शेडो कितनी बड़ी है। ठीक है, समझ लो, देखो इसके पीछे कोई लाइट आएगी नहीं, अंधेरा है, इसके आगे साइड लाइट जाएंगे तो ये शेडो है। हाँ, यहाँ लाइट आएगी, इधर से कुछ लाइट आएगी, लाइट एक्चुअली सूरज बहुत दूर है तो ये सारी लाइट ऐसी आएंगी, तो इधर तो लाइट गिरेगी, यहाँ से यहाँ तक कोई लाइट नहीं गिरेगी। चलो भाई, ये 37, ये 90, ये 53, ये 37, ये फिर 53। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ रहा है, छोड़ो। ये 90, ये 53, ये भी 53। ठीक, ये भी 12 मीटर है, सॉरी। ठीक है, पहले तो ये निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास कि 1053 x/12 हो गया। 1053 4/3 होता है, नहीं होता। 1053 4/3, x कितना हो गया, 3 4 12, 16 मीटर। तो ये हो गया 16 मीटर, ये भी 16 मीटर हो गया। अब बेसिकली जो शेडो है उसकी लंबाई होगी x प्लस वाई, तो x आ गया, y और निकालना है। y निकाल सकते हैं क्योंकि ये 12 मीटर है, अगर ये थीटा पता चल जाए तो। ठीक है ना। अच्छा, अब ये पानी है, पूल है मैंने दिया, तो n बराबर 4/3 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ पॉज पॉज करके क्वेश्चन तो लिख ही लो आप। ठीक है, अब बाकी काम मैं यहाँ करता हूँ। पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करते हैं बच्चों,
कि यहाँ से चालू करो, 1053 नहीं, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 कितना है 1 sin 53 इज इक्वल टू 4/3 sin थीटा। ठीक है, थीटा 2 को मैंने थीटा लिख दिया। sin 53 होता है आई थिंक 4/5, 4 से 4 गया, sin थीटा कितना आ गया 3/5। sin थीटा 3/5 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 37 डिग्री। 37 आ गया। अब क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y/12। थीटा कितना है 37 डिग्री, तो ये 3/4 हो गया। y कितना हो गया 9 मीटर हो गया। तो ये y हो गया 9 मीटर, ये x हो गया 16। टोटल शेडो की लेंथ कितनी जाएगी, x 16, y कितना है 9, 16 + 9 कितना हो गया 25 मीटर। तो शेडो की लेंथ होगी 25 मीटर, काम खत्म। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मैं फिर समझा देता हूँ। ये 37, ये 90, ये 53 को टोटल 180 होगा, ये 53, ये 53। क्या करेंगे, 1 sin 53 इज इक्वल टू 4/3 sin थीटा, n1 sin थीटा 1, n2 sin थीटा 2। थीटा 37 आ गया, 1037 कितना होगा y/12, 1037 3/4 होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ पे क्या है, 1053 बराबर x/12। ठीक है, तो 1053 4/3 होता है, x 16 आ गया, 16 ये 9 ये y, टोटल शेडो कितनी होगी 25 मीटर। तो ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। ओके बच्चों, लिख लो। बाय 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 बाय।